नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 24/7 आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 23rd एंड 24th ऑफ फेब की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। मेरे भाई आप लोगों से गुजारिश रहेगी, प्लीज़ इस वीडियो के आखिरी तक आप लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये सेशन काफ़ी मायनों में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी ऐसे एस्पायरेंट होंगे जिन्होंने एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम दिया होगा। तो अब से हम लोग एक बेहतरीन और एक बेहतर दिशा में मेरे दोस्तों शुरुआत करने जा रहे हैं। और दिशा तो शुरुआत से ही बेहतर ही रही है, बस ये है कि हाँ, इस बार और पुख्ता शुरुआत करेंगे और पुख्ता मेरे दोस्त अंत करेंगे, जिससे कि चीज़ें और आप लोगों के लिए हम लोग बेहतर कर पाए। ओके, अगेन आप लोगों से गुजारिश है कि भाई प्लीज़ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का कोट काफी प्यारा लिखा है, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। लाइफ में अगर आप लोगों ने अगर थोड़ी सी भी चोट खाई है, तो उसका मतलब एक तरीके से जवाब देने का जो तरीका होना चाहिए वो आपकी सफलता होना चाहिए। कोशिश करो कि आप जीवन में जो सोच कर बैठे हो उसको पाने के लिए मेरे दोस्त जितने प्रयास कर सकते हो उतने बेहतरीन प्रयास करो। और ऊपर वाले का नाम लो, जय श्री राधे 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 करते रहो मेरे भाई। चलिए पहला सवाल आपके सामने। हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा, सॉरी, कोटक महिंद्रा जो प्राइम है उसके एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त किए गए मेरे भाई? हरी अप गाइस, कौन उसके एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए? रिसेंट में तो काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रहे। यहां पर आंसर बनता है शाहरुख तोड़ीवाला। ओके, शाहरुख तोड़ीवाला, इसे याद रखिएगा मेरे भाई, शाहरुख तोड़ीवाला। इसके अलावा और क्या याद रख सकते हो आप लोग? याद रख सकते हो आप एलआईसी के बारे में। एलआईसी के बारे में याद रख सकते हो, एक रत्नाकर साहब है। ओके, रत्नाकर पटनायक। ओके, एक तो रत्नाकर पटनायक और एक नाम था दिनेश पंत का, दिनेश पंत। इन दोनों को अभी एफएसआईबी ने रिकमेंड किया है एलआईसी के लिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, रिकमेंड किया है अभी कि इनको एमडी नियुक्त करना चाहिए। इसके अलावा एक अपॉइंटमेंट रहा था वी अनंत, वी ए या वी अनंता नागेश्वरन साहब का। ओके, नागेश्वरन, नागेश्वरन ये नाम तो बड़ा है मेरे भाई, आप लोग जानते होंगे। वी अनंत नागेश्वरन ये अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। ओके, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इनका टेन्योर 2027 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, ये इन्होंने 2022 में ये इनकी नियुक्ति रही थी, अब इनका टेन्योर जो है फिर से मेरे दोस्त आगे बढ़ा दिया गया, 2027 तक के लिए इनको नियुक्त किया गया है। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। एक नाम है मेरे भाई अभिषेक द्विवेदी। ओके, अभिषेक द्विवेदी, द्विवेदी मेरे दोस्त। तो अभिषेक द्विवेदी क्या बने? अभिषेक द्विवेदी बने सीईओ ऑफ नवी फिनसर्व मेरे भाई। ओके, नवी जो फिनसर्व है उसके ये सीईओ अपॉइंट किए गए। तो ये तो बढ़िया न्यूज़ है मेरे दोस्त। राइटिंग पे मत जाना यार, आज थोड़ा बस जुगाड़ सेट करके मैं सेशन ले रहा हूँ, एटलीस्ट सेशन हो जाए अपना। ओके, राजीव नरेश, ठीक है, घर पे हूं नहीं, मैं थोड़ा बाहर हूँ। ठीक है, राजीव जो नरेश है ये नवी जो टेक्नोलॉजी है, नवी टेक्नोलॉजी, इसके सीईओ बने। ओके, इसके हेड बने, मतलब सीईओ। ये दो नाम याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। Who has been appointed head of 7 member committee set up by IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक कमिटी इस सेटअप करी है जो भी इंश्योरेंस एक्ट 1938 है उसमें जो अमेंडमेंट हो रहे हैं, प्रपोज अमेंडमेंट है, उनको रिव्यू करने के लिए। और इस कमेटी के हेड का नाम है दिनेश खरा साहब। आज भी एक पैनल में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा एक नाम याद रख सकते हो मेरे भाई, राधा श्याम राठो। ओके, राधा श्याम राठो। अब राधा श्याम राठो का काम क्या है? असल में एक आरबीआई वर्किंग ग्रुप है जिसको फॉर्म किया गया, किस लिए? ये कहते हैं कि जो ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट टाइमिंग है, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट टाइमिंग है फाइनेंशियल मार्केट का, ओके, उसको रिव्यू करने के लिए यहां पर इस पैनल को बनाया गया, राधा श्याम राठो की अध्यक्षता में। अगला सवाल, पीएम किसान योजना के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा ट्रू है मेरे भाई? पीएम किसान योजना के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा ट्रू है? पीएम किसान स्कीम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19वीं इंस्टॉलमेंट जारी करने जा रहे हैं पीएम किसान स्कीम की। ओके, इस योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना दिए जाते, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 2-2 हजार रुपए की इक्वल इंस्टॉलमेंट में। जो 19th इंस्टॉलमेंट है उससे 22,000 करोड़ जाएंगे, ये अमाउंट याद रखना। 9.8 करोड़
फार्मर्स के बैंक अकाउंट में ये जाने वाले हैं। ओके, ये तो बेसिक बेसिक पॉइंट है मेरे दोस्त, इतना तो आपको पता होगा। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट करती है। तो अपना जो फोर्थ वाला पॉइंट है ना मेरे भाई, फोर्थ वाला जो लाइन है, ठीक है, वो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। ये जो चौथा आपको दिख रहा है ना, चौथा वाला, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट है। तीसरे में लिखा है स्कीम को लॉन्च किया गया था फरवरी 2019 में, ये भी अपना करेक्ट है मेरे भाई। फरवरी 2019 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और दिसंबर 1 2018 से इफेक्टिव हुई थी। तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है और तीसरा यहाँ पर करेक्ट है। अगला देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आईआरडीएआई का जो बीमा असवा इनिशिएटिव है, एक बार फिर से न्यूज में है ये आज, एक बार और न्यूज में। असल में बीमा असवा अलाउ करता है पॉलिसी होल्डर होल्डर को कि वो अपने फंड को अपने बैंक अकाउंट में ब्लॉक कर सकता है बाय यूपीआई विदाउट इमीडिएट डेबिट। ओके, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था सैटरडे को। अगर इंश्योरेंस प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है तो ये ब्लॉक्ड अमाउंट जो होता है वो रिफंड हो जाता है बिना किसी डिडक्शन के। 31 मार्च 2024 तक जो अनक्लेम्ड अमाउंट था लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास, वो था 20,062 करोड़ रुपए। इवन आईआरडीएआई ने यहाँ पर 30 दिन की टाइमलाइन सेटअप करी है फॉर इंश्योरर टू प्रोसेस पॉलिसी इशुएंस। नहीं भाई, ये 30 दिन की नहीं है, 14 दिन की करी है। इसलिए हमारे लिए ये वाला स्टेटमेंट जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्यों हमारे लिए? तो आईआरडीएआई हैज सेट 14 डे टाइमलाइन नॉट 30 डेज फॉर इंश्योरर टू प्रोसेस पॉलिसी इशुएंस। तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है और तीसरा करेक्ट है। ओके, अगला देखिएगा, यूआईपी यूनिफाइड इन्वेस्टर ऐप के बारे में जरा पढ़िए, इनमें से कौन सा करेक्ट है? यूनिफाइड इन्वेस्टर ऐप। तो देखो यूआईपी जो है ये एक माई एससी जो कि सीडीएसएल का है और स्पीड ई जो है एनएसडीएल का है, इन दोनों को इंटीग्रेट करके इसको लॉन्च किया गया है। ये जो ऐप है इन्वेस्टर को एक कंसोलिडेटेड व्यू प्रोवाइड करती है उसकी डीमैट सिक्योरिटीज का। ओके, ये भी करेक्ट है। यूआईपी अलाउ इन्वेस्टर टू डायरेक्टली ट्रेड स्टॉक और स्टॉक एक्सचेंजेस। नहीं भाई, ये इनकरेक्ट है। अब आप बताओ ये इनकरेक्ट क्यों है, सोचिए ना। दिमाग लगाइए क्यों इनकरेक्ट है। असल में जो यूआईपी है ये कंसोलिडेट व्यू प्रोवाइड कर रहा है डीमेट सिक्योरिटीज का, बट डज नॉट अलाउ डायरेक्ट स्टॉक ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंज। ये स्टॉक ट्रेडिंग की नहीं बात कर रहा, ऑन एक्सचेंज मेरे भाई। ओके, ट्रेडिंग आप करोगे तो वही ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के माध्यम से करोगे, लेकिन अगर यूआईपी की बात करो तो ये सिर्फ आपकी डीमेट सिक्योरिटीज का व्यूज प्रोवाइड कर रहा है। तो तीसरा इनकरेक्ट है। यूआईपी को सीबी सेबी एनएसडीएल सीडीएसएल की सहायता से लॉन्च किया गया। तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है और चौथा करेक्ट है मेरे भाई। ये जो पहली दफा जुड़ा होगा उसके नहीं समझ में आ रहा होगा, आपको 3 दिन एटलीस्ट जुड़ना पड़ेगा मेरे भाई। मोदी कह रहा मूडी की जो एनालिटिक्स रिपोर्ट रही थी, मूडी एनालिटिक्स रिपोर्ट एशिया पैसिफिक आउटलुक, ओके, उससे रिलेटेड यहाँ पर निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट अपना करेक्ट है मेरे भाई, बताइए। 2025 के लिए ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड है 6.4%, करेक्ट है। 2024 के लिए कह रहे थे 6.6। मूडी एनालिटिक्स जो है ये एक, मतलब जो मूडी की जो एनालिटिक्स है मेरे भाई, ये सब्सिडरी है मूडी कॉर्पोरेशन की। बात समझ में आ रहा है मेरे भाई? मूडी एनालिटिक्स इज अ सब्सिडरी ऑफ मूडी कॉर्पोरेशन जो कि स्टैब्लिश हुई थी 2007 में, वो भी अपना करेक्ट है यहाँ पर। मूडी एनालिटिक्स क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वर्ल्ड वाइड। ऐसा है क्या मेरे भाई? क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करता है, ये क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड नहीं करता मेरे भाई, ठीक है। वो फंक्शन मूडी इन्वेस्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में, इसका हेडक्वार्टर मेरे भाई न्यूयॉर्क में है। तो यहां पर पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा चौथा इनकरेक्ट बनेगा। ओके, अगला देखिएगा, HALDIAT का जो कोलैबोरेशन हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा करेक्ट है दोस्त? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। तो HAL मैनेजमेंट अकेडमी उसने अभी एक MOU किया है DIAT के साथ, DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ। इंडस्ट्री का जो एक गैप है कि मेरे दोस्त, टैलेंट को डेवलप करने के लिए, टैलेंट को तैयार करने के लिए एक इनिशिएटिव यहाँ पर ये लिया गया है। DIAT जो है ये बेस्ड है पुणे में, ये अपना करेक्ट है कि ये पुणे बेस्ड है। लेकिन क्या ये इसरो का पार्ट है भाई? क्या ये इसरो का पार्ट है क्या? DIAT जो है विच इज बेस्ड इन पुणे, फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ इसरो। आई एम आस्किंग।
नो, इट इज इंस्टीट्यूशन अंडर द डीआरडीओ, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तीसरा लिखा है कि कोलैबोरेशन का उद्देश्य है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना एरोस्पेस सेक्टर में, ये करेक्ट है। ठीक है, एचएएल वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है, उसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है, ये भी करेक्ट है, 1940 में बना, तो पहला करेक्ट, तीसरा करेक्ट, चौथा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट मेरे दोस्त, अगला। भारत फोर्ज का जो एग्रीमेंट हुआ है एएम जनरल यूएसए के साथ, उसके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है दोस्त? कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है भारत फोर्ज की, उसने यह समझौता किया है आईडेक्स 2025 के दौरान, ये अपना करेक्ट है दोस्त। ओके, ये जो फर्स्ट टाइम है इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर विल सप्लाई एडवांस आर्टिलरी कैनोस, ये भी करेक्ट है। एग्रीमेंट जो साइन हुआ था वॉशिंगटन डीसी में हुआ था, ना जी वॉशिंगटन डीसी में नहीं हुआ था, ये आईडेक्स के दौरान हुआ। आईडेक्स कहाँ हुई थी? अबू धाबी में, तो तीसरा इनकरेक्ट है। कल्याणी ग्रुप को 1961 में फाउंड किया गया था, ये अपना करेक्ट है भाई। हेडक्वार्टर इसका पुणे, तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है और चौथा करेक्ट है। पहला दूसरा चौथा यानी कि अपना आंसर ए बनेगा। ओके, कहीं गलत बढ़ हो तो मुझे तो करेक्ट कर देना। माइक्रोसॉफ्ट का एक नया अनवील्ड मतलब एक एआई टूल है जिसका काम होगा वीडियो गेम सीन को क्रिएट करना, इसका नाम क्या है? म्यूज नाम है मेरे भाई, म्यूज। ठीक है, ओनली इंडियन वीमेन कौन सी है जिनको टाइम मैगजीन की 2025 की वीमेन ऑफ द ईयर लिस्ट में शामिल किया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन मेरे भाई। वो इंडियन चिल्ड्रन फिल्म कौन सी जिसका स्पेशल मार्केट स्क्रीनिंग रही थी यूरोपियन फिल्म मार्केट के दौरान मेरे भाई? ओके, या वहां पर ली नाले 2025 के दौरान यूरोपियन फिल्म मार्केट में वहां पर अभी स्पेशल स्क्रीनिंग किसकी रही थी दोस्त? स्पेशल स्क्रीनिंग तो ये था अच्छप्पास। ओके, अच्छपत्साज, अच्छ थोड़ा नाम पढ़ने में अजीब लगेगा आपको, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मेरे से भी गड़बड़ रहता है इसका। ग्रैम्पास एल्बम, ओके, अच्छपास एल्बम, ओके, इसको दिया गया है। ओके, ये रिकॉग्निशन। नेक्स्ट, रोहित शर्मा का जो अचीवमेंट रहा है ओडीआई क्रिकेट में, उस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ट्रू है? रोहित शर्मा सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर है जिन्होंने 11,000 से ज्यादा ओडीआई रन बना दिए हैं, और ये 261 इनिंग में इन्होंने माइलस्टोन अचीव किया, करेक्ट है। ठीक है, इंडिया का जो ओपनिंग मैच रहा था बांग्लादेश के अगेंस्ट में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के दौरान, उन्होंने इस दौरान ये कीर्तिमान हासिल किया, ये भी करेक्ट है। विराट कोहली के नाम सबसे तेज 11,000 रन है, वो भी करेक्ट है, 222 इनिंग में। आज हम लोग पढ़ेंगे विराट कोहली के नाम 14,000 रन हो गए मेरे भाई। रोहित शर्मा फर्स्ट फिफ्थ इंडियन प्लेयर है ना जी, फिफ्थ नहीं है, ये फोर्थ इंडियन प्लेयर है। ये नाम भी याद रखना कि भाई ये फोर्थ इंडियन प्लेयर है। ओके, विराट कोहली के नाम भी है, ओके, रोहित शर्मा मतलब सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, ये इस वाली लिस्ट में मेरे दोस्त ऑलरेडी है। ओके, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली। ओके, मजा आ रहा है मेरे भाई सवालों में, तो पहला दूसरा और तीसरा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, फियरलेस अ मेमोयर, मैंने ना थोड़ा स्मार्ट बनाया इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो बुक है मेरे भाई, ये असल में बुक जो है मतलब बुक एंड ऑथर पे स्टेटमेंट बेस्ड वैसे क्वेश्चन बनना लाजमी नहीं है, बट मैंने कोशिश करी है यहाँ पर कि थोड़ा स्मार्ट बनाने की। ठीक है, द बुक फियरलेस अ मेमोयर इज ऑथर्ड बाय मोहिंदर अमरनाथ अलॉन्ग विद राजेंद्र अमरनाथ, ये पहला करेक्ट है। दूसरा लिखा है मोहिंदर अमरनाथ वाज द वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन टीम एट दैट वॉन द 1983 वर्ल्ड कप, ये भी सही है मेरे भाई। ही वाज द नेम्ड ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, नहीं नहीं नहीं, 1983 के वर्ल्ड कप के दौरान ये प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे मेरे भाई, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं थे, प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ये एडिशनल चीजें ऐड कर दी है कि वाइस ये मोहिंदर वाज द वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन टीम जिन्होंने कि 1983 का वर्ल्ड कप जीता था। ओके, वाइस कैप्टन थे, 1983 का ये क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, और जहां पर ये प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे फाइनल में। ओके, आई होप क्लियर होगा। इवन 1985 का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप रही थी, उस दौरान इंडियन स्क्वाड का भी ये पार्ट रहे थे। इनको सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है 2009 में। तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, और मेरे दोस्त चौथा करेक्ट है, पहला दूसरा और चौथा। ओके, डन। चलिए आगे, 72nd मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता है, ये कौन सा राज्य होस्ट करने जा रहा है? बताइए मित्रों। मिस वर्ल्ड मेरे भाई, आराम से फटाफट से आंसर करिए इसका। मैं भी तो क्या बोल रहा हूँ, आराम से फटाफट आंसर करिए, मैं भी सटे आ गया हूँ मेरे भाई हैं। हाँ,
तो राइट आंसर बनता है यहाँ पर मेरे दोस्त तेलंगाना। ओके, तेलंगाना। अब चलिए कुछ एक न्यूज से शुरू करते हैं, मतलब कुछ एक न्यूज के काफी न्यूज है, 20-22 न्यूज है जिनका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। शानदार रहने वाली है मेरे भाई आज की न्यूज। ओके चलो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर लेते हैं। ओके, अब ये जो मोदी जी है मेरे दोस्त, ये मोदी जी एक देश में जा रहे हैं, इस देश का नाम है मॉरिशस। अब मॉरिशस का जो नेशनल डे सेलिब्रेशन है उसमें ये गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। अपने लिए तो इंपॉर्टेंट हो गई ना भाई ये न्यूज, सुपर इंपॉर्टेंट हो गई ये। ठीक है, कि मोदी जी में भाई एक देश में गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। ओके, मॉरिशस जो नेशनल डे सेलिब्रेशन है उसको ये अटेंड करने जा रहे हैं। तो मोदी जी गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे इस सेलिब्रेशन के दौरान मेरे भाई। असल में मॉरिशस को स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंस मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी मेरे दोस्त ब्रिटिश रूल से 1968 में। और इस साल ये 57th एनिवर्सरी, तो कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गए कि ये नेशनल डे अपना 12 मार्च को सेलिब्रेट कर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, मोदी जी इस नेशनल डे में सेलिब्रेशन में बतौर चीफ गेस्ट जा रहे हैं। ब्रिटिश रूल से इनको आजादी मिली थी 1968 में, इस साल इनकी 57th एनिवर्सरी है। इवन जो मॉरिशस नेशनल डे लास्ट ईयर सेलिब्रेशन रहा था उसमें बतौर चीफ गेस्ट द्रौपदी मुर्मू जी गई थी। ओके, कौन गई थी? द्रौपदी मुर्मू जी। अगला सवाल, अगला न्यूज, शक्तिकांत दास साहब की बात करते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं। अब सोचिए क्या गजब की न्यूज है कि गवर्नर के पद से अभी रिटायर हुए मेरे भाई, और अब यहाँ पर मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए। तो गवर्नमेंट ने अभी फॉर्मर जो गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शक्तिकांत दास साहब, ओके, इनको सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया है मोदी जी का। ये 14वें प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं। पीके मिश्रा साहब जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो वर्तमान में कितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए मेरे भाई? दो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए, एक तो शक्तिकांत दास साहब हो गए और एक पीके मिश्रा जी हो गए। पीके मिश्रा जी 13वें नंबर के हैं, शक्तिकांत दास जी 14वें नंबर के हैं। इनका जो टर्मिनल मतलब इनका जो अपॉइंटमेंट रहेगा वो को टर्मिनस रहेगा। को टर्मिनस का मतलब है जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री है मेरे भाई तब तक यहां पर ये उनके साथ काम करेंगे। ओके, दास साहब 25वें गवर्नर रहे आरबीआई के। बेसिक बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। दास साहब इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में सेक्रेटरी के तौर पे काम कर चुके हैं। इवन 15th फाइनेंस कमीशन के ये मेंबर भी रह चुके हैं। G20 शेरपा भी ये रह चुके हैं। तो ये बेसिक बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए दोस्त। अगला न्यूज, राजीव सिंह रघुवंशी साहब का टेन्योर बढ़ा दिया गया डीसीजीआई के तौर पे। अब ये डीसीजीआई का मतलब क्या है मेरे भाई, उसको जरा समझते हैं। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने कहा है कि ये जो राजीव सिंह रघुवंशी हैं ये आपके ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पे काम करेंगे 1 और साल। जब तक कोई नया बंदा नहीं नियुक्त हो रहा तब तक ये काम करेंगे, और इनको बेसिकली 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, ये 2023 में नियुक्त हुए थे, इनका रिटायरमेंट 28 फरवरी को लिखा हुआ था। अब इनको यहाँ पर अतिरिक्त कार्यप्रभार दे दिया, अतिरिक्त के 1 साल का एक्सटेंशन ने दे दिया है। इवन जो इंडियन फार्माकोपिया है, ओके, भारतीय फार्माकोपिया कमीशन है, उसका इनके पास एडिशनल चार्ज भी है। उसमें ये सेक्रेटरी कम साइंटिफिक एडवाइजर भी हैं। तो एक तरीके से दो गद्दी संभाल रहे हैं। ओके, एक तो डीसीजीआई के तौर पे काम कर रहे हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और एक यहां पर मेरे भाई सेक्रेटरी कम साइंटिफिक डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं आईपीसी के। ओके, अब ये जो सीडीएससीओ है, ओके, इस पे गौर फरमाइएगा। जो ये डीसीजीआई जो होते हैं, ये हेल्थ रेगुलेटरी जो बॉडी है सीडीएससीओ, ठीक है, इसको हेड करते हैं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि रेगुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट का काम करती है, मेडिसिन, वैक्सीन, कॉस्मेटिक, मेडिकल डिवाइसेस। तो हमारे देश में जो मेडिसिन है, वैक्सीन है, कॉस्मेटिक है, मेडिकल डिवाइसेस है, उनके इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, रेगुलेशन को लेकर जो संस्था रेस्पॉन्सिबल है वो है सीडीएससीओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और उसी में यहां पर उसी को हेड करते हैं डीसीजीआई। आगे, काश पटेल मेरे दोस्त एफबीआई के 9th डायरेक्टर बन गए हैं। इंटरेस्टिंग ये रहा, इन्होंने भगवत गीता पे हाथ रख के मेरे दोस्त से शपथ ली थी। ठीक है, तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन असल में एक इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज है यूनाइटेड स्टेट की। ओके, और यहां पर उसके जो डायरेक्टर बने हैं वो काश पटेल बने हैं। भगवत गीता पे इन्होंने शपथ ली थी। तो इंडियन अमेरिकन है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है ये वाली न्यूज। किस नंबर के वो और याद रख सकते हैं। इस दौरान यूएस जो अटॉर्नी जनरल है पैम बॉन्डी, ओके, पैम बॉन्डी या पॉम बॉन्डी, इन्होंने भी यहां पर शपथ ली। अच्छा अच्छा अच्छा, जहां अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी ने शपथ दिलाई। ओके ओके ओके, आगे, काश पटेल फर्स्ट इंडियन अमेरिकन नहीं है जिन्होंने यहां पर शपथ ली हो या
उनकी जो स्वेरिंग सेरेमनी रही हो भगवत गीता के साथ रही थी? नहीं, इससे पहले भी एक व्यक्ति हैं सुहास सुब्रमण्यम, उन्होंने भी इसी प्रकार से ही किया था मेरे दोस्त। नेक्स्ट, नीति आयोग के जो सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यम साहब, इनका जो टेन्योर है वो मेरे दोस्त एक्सटेंड कर दिया गया। ओके, टेन्योर जो है मेरे दोस्त वो एक्सटेंड कर दिया गया, 1 साल के लिए इनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है। इनको फरवरी 2023 में अपॉइंट किया गया था 2 सालों के लिए, और अब इनका कार्यकाल यहाँ पर 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। तो न्यूज तो अपने लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो गई भाई, नीति आयोग के सीईओ, वाइस चेयरपर्सन, यही तो अपने काम के बनते हैं, यही मेरे दोस्त न्यूज में रहते हैं, इसलिए काम के बनते हैं ये। ओके, तो नीति आयोग के बारे में ये फैक्ट्स याद रखिएगा। नीति आयोग 2015 में बना था मेरे भाई, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर। सुमन बेरी ये वाइस चेयरपर्सन है, जो इसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मोदी जी इसके चेयरपर्सन है, और बीबीआर सुब्रमण्यम मेरे भाई इसके सीईओ है। ओके, नीति आयोग ने एक पैनल और फॉर्म किया है, एक पैनल। अब ये पैनल क्यों फॉर्म किया उसको जरा समझना। इन्होंने कहा है कि जो एम्स दिल्ली है, एम्स न्यू दिल्ली है, उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, उसको में और बढ़िया चीजें हमें लेकर आनी और उसको बेहतर बनाना है। ओके, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट बनाना है मेडिकल रिसर्च और प्रैक्टिस के लिए। इस लाइन पे गौर फरमाइएगा, प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च एंड प्रैक्टिस। इस उद्देश्य के साथ यहाँ पर एम्स न्यू दिल्ली के लिए कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी, उस पैनल के जो हेड है उनका नाम है वीके पॉल। क्या नाम है मेरे भाई? वीके पॉल। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, सुनील भारती मित्तल है, इनको यहाँ पर ब्रिटिश हाई कमीशन के द्वारा सम्मानित किया गया है। पहले तो मैं ना थोड़ा सम्मान के बारे में बता दे रहा हूँ, फिर इनके बारे में बताऊंगा। असल में जो सम्मान यहाँ पर ब्रिटिश हाई कमीशन देता है वो 5 तरीके के हैं। यहाँ पर सबसे नीचे से चलो, एमबीई, ओबीई, सीबीई, केबीई, जीबीई। एमबीई है मेंबर ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ओबीई है ऑफिसर ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जो सीबीई है वो है कमांडर ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। उसके ऊपर आप देखोगे नाइट कमांडर एंड डैम कमांडर। ओके, नाइट ग्रैंड क्रॉस एंड डैम ग्रैंड क्रॉस। ओके, इस सम्मान से यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। और यहाँ पर हम देखें तो इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? मित्तल साहब को, सुनील भारती मित्तल साहब को नाइट कमांडर केबीई मेडल दिया गया, नाइट कमांडर ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के क्षेत्र में, मतलब इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। असल में ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको अक्सर मेरे दोस्त दूसरे देश सम्मानित करते हैं, हम भी तो दूसरे देश के बिजनेसमैन हैं उनको सम्मानित करते हैं मेरे भाई। तो उसी तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से रिलेशंस को मजबूत किया उसके लिए इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ओके, आई होप क्लियर होगा भाई, ये इतना क्लियर होगा। इंडिया को अभी टॉप ग्लोबल अवार्ड मिला है रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, अवार्ड का नाम है यहाँ पर प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी। ओके, प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी, ये अवार्ड का नाम है मेरे भाई, और इस अवार्ड से भारत सरकार को सम्मानित किया गया है। असल में जो कार सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, या जो एंटी लॉक ब्रेकिंग जो सिस्टम है जिसको मैंडेटरी कर दिया है टू व्हीलर्स में, अब उसके लिए उस जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं उसके लिए यहाँ पर इंडिया को सम्मानित किया गया है। इवन इंडिया को अकेले नहीं किया गया, इंडिया ने ये जो ऑनर है ये मोरक्को के साथ मेरे दोस्त से शेयर किया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। ये जो अवार्ड प्रेजेंट किया गया था मोरक्को के मार्कीच में। ओके, मोरक्को के एक जगह है मेरे दोस्त, उस जगह का नाम है यहाँ पर माराकेच। ओके, माराकेच याद रख लेना, माराकेच। वहां पर 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस रही थी रोड सेफ्टी को लेकर, काफी देश जुड़े थे। सभी देशों का उद्देश्य यही है कि 2023 तक जो ग्लोबल रोड फैटेलिटीज हैं, फैटेलिटीज मतलब एक तरीके से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको 50% तक लाना है, 50% उनमें कमी लानी है। और उस उद्देश्य के साथ यहाँ पर ये इवेंट रहा था, और उस दौरान भारत को भी सम्मानित किया गया था। इवन जो अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं अजय तमता साहब, उन्होंने यहाँ पर ये अवार्ड डब्ल्यूएचओ से लिया था, मतलब डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये अवार्ड अजय तामता साहब को दिया था, जो कि नितिन गडकरी साहब को असिस्ट करते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे है मेरे भाई। आई होप क्लियर होगा बेटा। एक बार इसको पॉज लीजिए 10 सेकंड का और इसे पढ़िए जरा।
डन, आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली ने 14,000 ओडीआई रन बनाए मेरे भाई 51st सेंचुरी के साथ। तेंदुलकर साहब का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया एक बार फिर से मेरे भाई। असल में विराट कोहली का जो ये 14,000 रन आए कल पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी मेरे भाई, मजा आ गया। क्या तो रोहित ने शुरुआत दी, क्या शुभमन गिल ने शुरुआत दी, क्या विराट कोहली ने सदी हुई पारी खेली, क्या श्रेयस अय्यर ने खेला मेरे भाई, क्या नहीं खेले मेरे भाई। मतलब अच्छी तरीके से तोते उड़ा दिए मेरे भाई उनके, मतलब बढ़िया कर दिया मेरे दोस्त। तो विराट कोहली उस दौरान 14,000 रन का कीर्तिमान भी मेरे दोस्त क्रॉस कर दिए। 14,000 रन बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी भाई। 14,000 ओडीआई रन मेरे दोस्त। ओके, अब कोहली सचिन तेंदुलकर साहब 350 इनिंग में करे थे, कोहली ने मात्र 287 इनिंग में कर दिया, तो कोहली तो फास्टेस्ट हो गए। इवन कोहली तीसरे बैटर है जिनके यहाँ पर 14,000 रन है। उनसे पहले तेंदुलकर साहब के 18,000 के आसपास रन है, और जो ये कुमार संगाकारा साहब है इनके भी 14,200 कुछ रन है। तो कोहली जल्दी कुमार संगाकारा साहब को तो पीछे छोड़ ही देगा मेरे भाई। इवन कोहली भाई ने एक और रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। जो मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब थे उनके नाम सबसे ज्यादा मतलब कैचेस का रिकॉर्ड था। मतलब ये इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल फील्डर थे ओडीआई में, मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब। ठीक है, अब कोहली सबसे सफल मेरे दोस्त फील्डर है। इनके नाम सबसे ज्यादा कैचेस हैं। 157 कैचेस इन्होंने अभी तक लिए हैं मेरे भाई। बात समझ में आ रही है? इन्होंने अपना डेब्यू किया था श्रीलंका के अगेंस्ट में 2008 में, और अब तक इनके नाम 157 कैचेस हो चुके हैं 299 ओडीआई में मेरे भाई। तो इसी हिसाब से इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल फील्डर बन गए ओडीआई में। कोहली ने 157 कैच पकड़े हैं, और जो रिकॉर्ड था पुराना वो 156 कैचेस का था मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब का। उनका रिकॉर्ड यहां पर ब्रेक कर दिया है। ओके, आई होप क्लियर होगा। अब आप कहोगे सर चलो ठीक है, ये तो इंडियन टीम की बात हो रही है, इंडिया में सबसे सफल यहाँ पर फील्डर भी हैं ये, लेकिन अगर हम लोग वैश्विक पटल पे देखें तो विश्व में कौन है? तो विश्व में यहाँ पर आप देखेंगे तो महिला जयवर्धने मेरे भाई, महिला जयवर्धने। ओके, ये श्रीलंकन क्रिकेटर है, और इनके नाम 218 कैचेस हैं, बहुत ज्यादा कैचेस हैं मेरे भाई, 218। जो ये सौरव घोषाल हैं इन्होंने पीएसए चैलेंजर टाइटल अपने नाम किया है। असल में अभी ऑक्टेन सिडनी क्लासिक एक इवेंट रहा था, ऑक्टेन सिडनी क्लासिक ऑस्ट्रेलिया में, और इस दौरान सौरव घोषाल इन्होंने पीएसए चैलेंजर टाइटल जीता है। ओके, इन्होंने किसको हराया था? तो जो मिस्र के, इजिप्ट के अब्दुल रहमान नासिर है उनको हराया था। ये तुम्हें आवाज आ रही होगी ना, चू 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 की मेरे भाई, ये बंदर आ गए बालकोनी में, ठीक है? तो वो यहाँ पर कू कू कू, हाँ, ओ, ठीक है, सुन रहे हो? तो ये अब्दुल रहमान नासिर है मेरे भाई, इजिप्ट के। इनको हराकर ये टाइटल इन्होंने अपने नाम किया। तो सौरव घोषाल कुछ दिन पहले रिटायरमेंट ले लिए थे, रिटायरमेंट वापस भी ले लिया इन्होंने। गुलवीर सिंह की बात करें, इन्होंने इतिहास रच दिया है, फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने 13 मिनट का जो बैरियर है वो ब्रेक किया है। जो मेंस 5000 मीटर की इंडोर रेस है उसको इन्होंने 13 मिनट से कम समय में पूरा कर लिया। ठीक है, होंगजो एशियन गेम्स के ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है कुलवीर सिंह। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने 13 मिनट का बैरियर ब्रेक किया है मेंस 5000 मीटर इंडोर रेस में मेरे भाई। असल में ये जो अभी वॉस्टन में बीयू टेरियर डीएमआर चैलेंज रहा था वहां पर इन्होंने 12 मिनट 59.77 सेकंड में ये रेस पूरी की थी। तो 13 मिनट का बैरियर मेरे दोस्त क्रॉस कर दिया। इवन अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो गुलवीर ने मेंस 3000 मीटर जो इंडोर इवेंट रहा था वहां पर भी एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। 16 साल जो पुराना रिकॉर्ड था वो ब्रेक कर दिया था। 7 मिनट 38.26 सेकंड में इन्होंने ये रेस पूरी की थी। जो पुराना रिकॉर्ड था वो 7 मिनट 49.47 सेकंड में था, सुरेंद्र सिंह ने बनाया था 2008 में। अब 2008 से अब जाके देखोगे तो 2025 देखेगा, लगभग 16 साल देखेंगे, तो 16 साल पुराना रिकॉर्ड यहाँ पर गुलवीर ने ब्रेक कर दिया था। दो न्यूज है जिनको एक साथ क्लब कर दिया है मेरे भाई। जीवन नेतुन चेजियान और जो विजय सुंदर प्रशांत है मेरे भाई, विजय सुंदर प्रशांत, इन्होंने अभी पुणे एटीपी चैलेंजर 100 डबल टाइटल अपने नाम किया है। असल में ये इवेंट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है वो भारतीय हैं। जीवन और विजय ने मेंस डबल टाइटल जीत लिया पुणे एटीपी चैलेंजर 100 इस इवेंट का। इन्होंने दूसरी वरीयता प्राप्त जो ऑस्ट्रेलियन पेयर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का नाम याद रखना, ब्लैक बेल्डन एंड मैथ्यू रोमियोस। ओके, ब्लैक बेल्डन एंड मैथ्यू रोमियोस, इनको हराकर ये टाइटल अपने नाम किया। तो आज आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज काफी दिख गई होंगी, थी इतनी खतरनाक और इतनी बढ़िया बढ़िया न्यूज मेरे भाई। ओके, क्लियर है दोस्त?
ये जो जीवन है उनका तीसरी कैरियर का टाइटल रहा था, ओके, और ये दूसरा टाइटल रहा था एज अ पेयर हांगझो ओपन के बाद मेरे दोस्त। इंडियन नेवी ने अभी एक गुलदार जो शिप है वो एमटीडीसी को दे दिया अंडर वाटर एक म्यूजियम बनाने के लिए, ओके। तो आईएनएस गुलदार लैंडिंग शिप टैंक है, ठीक है। महाराष्ट्र टूरिज्म जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसको ये दे दिया है, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को ये शिप दी है। और वो उसका काम क्या होगा, ये इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनने जा रहा है, अंडर वाटर म्यूजियम, इसको एक अंडर वाटर म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा। तो मेरे भाई ये शिप का नाम पूछा जा सकता है, तो आईएनएस गुलधार याद रख लेना। क्या है गजब की न्यूज, नहीं मेरे भाई, गजब की न्यूज है। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज है अभी सागर कवच, ये वेस्ट बंगाल जो कोस्ट है ना वहां पर कंक्लूड हुई थी। आप अक्सर एक्सरसाइज के बारे में देखते होंगे, भारत और जापान के बीच में एक धर्म गार्जियन एक्सरसाइज शुरू होने वाली है, ओके। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज मेरे भाई, अभी इक्विलिब्रियम एक्सरसाइज जो भारत की मालदीव्स के साथ हुई थी। तो ऐसे आपको सभी एक्सरसाइज के नाम पता होने चाहिए। अब ये इंडिया में एक्सरसाइज हो रही है, कह रहे हैं कि जो हमारा कोस्टल रीजन है उस कोस्टल रीजन के प्रोटेक्शन की भी तो हमें जरूरत है, और इंडियन कोस्ट गार्ड ने यहां पर एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है, ओके। इंडियन कोस्ट गार्ड ने, और एक्सरसाइज का नाम क्या है मेरे भाई, सागर कवच इसका नाम है मेरे दोस्त। कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, उसको टेस्ट करने के लिए एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। अब एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मेरे भाई, एक चीज और पूछ लेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बता दीजिए, कब बना था, हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है, इसके हेड कौन है, ये बेसिक बेसिक बातें यहां पर पूछी जा सकती हैं दोस्त, ओके। जरा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड किसी को आइडिया है, अरे सर आप ही बता दीजिए। 18 अगस्त, ओके, 18 अगस्त 1978 को तो ये बना था, 1978 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में मेरे दोस्त, ये तो पता ही होगा। और इसके जो डायरेक्टर जनरल इनका नाम है परमेश, ओके, परमेश शिवमानी, ओके, परमेश शिवमानी, ये नाम याद रख लेना मेरे भाई, परमेश शिवमानी। नेक्स्ट दिल्ली एयरपोर्ट है, सॉरी दतिया एयरपोर्ट है, जिसको डीजीसीए का लाइसेंस मिल गया, मध्य प्रदेश का 8वां पब्लिक एयरपोर्ट बन गया मेरे भाई, मध्य प्रदेश का 8वां। तो जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उसने अभी दतिया एयरपोर्ट को लाइसेंस दिया है पब्लिक एयरपोर्ट के तौर पे काम करने के लिए। ये 8वां पब्लिक एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश का, ओके, 8वां। इससे पहले मध्य प्रदेश में 5 थे, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सितंबर 2024 तक, ओके। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खजूर और ग्वालियर। फिर रीवा एयरपोर्ट है, इसको की भी मेरे दोस्त लाइसेंस मिल गया, ओके, जिसको मोदी जी ने इनॉग्रेट भी किया था। उसके बाद सतना एयरपोर्ट है, इसको भी लाइसेंस मिल गया मेरे भाई, दिसंबर 23 2024 में, अभी हाल फिलहाल की न्यूज है, ओके। तो सतना हो गया यहां पर, ये रीवा एयरपोर्ट हो गया मेरे भाई, और यहां पर आप ये देख सकते हैं एक और नया आ गया, दतिया, ओके मेरे भाई, दतिया। तो 3 ये हो गए, और बाकी के मेरे दोस्त 5 है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खजूरा, ग्वालियर। असल में मेरे भाई ये बंदरों ने मचा रखा है यहाँ आतंक, इनको सुबह सुबह मिलते हैं केले हैं, राजा की गद्दी पे बैठते हैं ये, तो ये सुबह सुबह ऐसे ही करते हैं, खटर पटर खड़ा, दरवाजा ऐसे खटखटा रहा है जैसे कोई इंसान आया है। सुबह सुबह डेली का नियम है इनका, आएंगे दरवाजा खटखटाएंगे मेरे भाई, और फिर कहेंगे क्या क्या नाम है इनका, मंगल, मंगल नाम है मेरे भाई एक का तो। चलो, रेलटेल को अभी 288 करोड़ रुपए का एक टेंडर मिला है, ठीक है। मतलब एक तरीके से वो जो कवच नहीं, कवच सिस्टम है, 2 ट्रेन आपस में ना टकराएं, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाए, तो 71 रेलवे स्टेशन पे कवच सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए 288 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट रेलटेल को मिल गया। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री की ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सरकारी उपक्रम है, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसको अभी कवच जो टेंडर है वो 71 स्टेशन पर इंस्टॉल करने के लिए मिला। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है वहां पर जो दानापुर से लेकर सोनपुर डिवीजन है, 502 किलोमीटर का जो रूट है, वहां पर 71 स्टेशन में कवच सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। धीरे धीरे ये सब जगह होगा मेरे भाई, ओके। और ये 288 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट रहा था, टेंडर रहा था। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, स्वदेशी है, जिसको कि ट्रेन को आपस में ना टकराए उसके लिए यहां पर डिजाइन किया गया। ऑटोमेटिकली जो ब्रेक्स हैं वो मेरे भाई लग जाते हैं इसमें, ओके।
अब देखो ये मैंने पढ़ाया था आपको बीमा असबा के बारे में, आज मैंने जब इसको न्यूज को बना रहा था ना, तो उसमें जो BALIC है ये फर्स्ट इंश्योरर है जो कि लाइव हो गया है मेरे भाई। मतलब असवा फैसिलिटी लॉन्च की और पहला इंश्योरर है इसको इंटीग्रेट करने वाला। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अभी उसने बीमा जो असबा है, बीमा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, इसको लॉन्च कर दिया है। अब ये क्या है ये नहीं मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने सैटरडे वाली क्लास में इसके बारे में बता दिया था, लेकिन ये याद रखना बैलिक इज अ फर्स्ट इंश्योरर जो कि इस फैसिलिटी के साथ लाइव हुआ है। इस बीमा असवा में क्या होता है कि जो इरडाई है ये बेसिकली इसका तो एक इनिशिएटिव है। इसमें क्या होता है कि आप और हम यूपीआई के माध्यम से वन टाइम मैंडेट जो है उसको ऑप्ट कर सकते हैं, और इसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट हमारे ही अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है। ओके, जब हमें पॉलिसी मिल जाती है तो वो हमारे अकाउंट से अमाउंट चला जाता है इंश्योरर के पास, और अगर रिजेक्ट हो जाती है तो फिर मेरे दोस्त वो हमारा अमाउंट जो अकाउंट में वो अनब्लॉक हो जाता है। 2 लाख रुपए तक की इसमें अभी लिमिट रखी गई है, ये हम लोगों ने सैटरडे में नहीं पढ़ी थी 2 लाख रुपए वाली लिमिट। अब पढ़ रहे हैं कि ऑथोराइज द ब्लॉकिंग ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट, कितने तक यहाँ पर ऑथोराइज किया है इस प्रोग्राम के तहत, 2 लाख रुपए तक। ओके, जो अमाउंट होगा ये डेबिट हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी अगर कंप्लीट कर देती है अंडरराइटिंग प्रोसेस को, ओके, आपके प्रपोजल को अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है सिंपल शब्दों में। और अगर एप्लीकेशन इज नॉट प्रोसेस्ड विद इन 14 डेज, अगर 14 दिन के अंतर्गत, मैंने अभी पढ़ाया था ना एमसीक्यू में 30 दिन 14 दिन, वो यही बात हो रही थी। अगर एप्लीकेशन मेरे भाई 14 दिन में प्रोसेस नहीं होती है या ओके या प्रपोजल इज नॉट एक्सेप्टेड, जो ब्लॉक्ड अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली मेरे भाई आपके अकाउंट में आ जाएगा। ओके, रिलीज बैक हो जाएगा। डन, आई होप क्लियर होगा। 1 मार्च 2025 तक सभी इंश्योरर को इसको लागू करना है एज पर IRDAI। जिन्होंने सैटरडे का सेशन लिया होगा उनको ये इजीली समझ में आ गया होगा। इसे एक बार पढ़ लीजिए मेरे भाई, 2 सेकंड का पॉज लीजिए और इसको पढ़िए। 10 सेकंड का लीजिए, 2 तो कम है। आई होप इतना क्लियर होगा दोस्त। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने यहाँ पर SIP लॉन्च करी है स्टूडेंट के लिए। 2 और इनिशिएटिव लॉन्च किए म्यूचुअल फंड बेस को बढ़ाने के लिए। इसमें से 250 रुपए वाला हम लोगों ने पढ़ लिया था, मित्र वाला पढ़ लिया था। अब इन्होंने यहाँ पर एक और प्रोग्राम लॉन्च किया, उसको समझते हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का ये कहना है कि 3 इनिशिएटिव हम लॉन्च कर रहे हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बेस है उसको बढ़ाने के लिए, सिंपल सी बात है। ओके, अब इसमें एक तरुण योजना है, एक मित्र प्रोग्राम है, और एक यहां पर सचेटाइजेशन है, सचेटाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। अब क्या मतलब इन तीनों का वो देखो। असल में सचेटाइजेशन प्रोग्राम में क्या होगा कि ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफर कर रहे हैं, 250 रुपए से शुरू हो रहा है। मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था ये वाला, अब इन्होंने इसको क्लब करके यहां पर दे दिया है। इसका पर्पस क्या है, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है मेरे दोस्त उनको लुभाना है कि भाई 250 रुपए से शुरू कर दीजिए अपनी SIP म्यूचुअल फंड के तहत। इवन इन्होंने कहा कि स्कूल जो स्टूडेंट है उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, तरुण योजना लेकर आ रहे हैं। उनको हम फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, स्कूल टीचर्स को स्टूडेंट को दोनों को, टीचर्स को भी और स्टूडेंट को फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए तरुण योजना लेकर आ रहे हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। जो टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट होंगे जो कि एक AMFI एग्जाम के माध्यम से डिटरमाइन होंगे कि हाँ जी ये टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट है, उनको 2400 रुपए दिए जाएंगे म्यूचुअल फंड SIP अकाउंट में। बात समझ रहे हो। और एसोसिएशन का प्लान है 5000 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना, और उनमें से भी टॉप 20% जो होंगे उनको 100 रुपए हर महीने उनके SIP अकाउंट में जाएंगे 2 सालों के लिए। तो एक तरीके से 2 सालों का मतलब हो गया 2400 रुपए। अगर 100 रुपए हर महीने जाएंगे तो साल में 1200 रुपए और 2 साल में 2400 रुपए। तो लक्ष्य यही है कि टॉप 20% को 5000 तक पहुंचना है, उनमें से भी 20% चुनकर उनके अकाउंट में 100 रुपए हर महीने SIP अकाउंट में मेरे भाई देने हैं। और स्टूडेंट इस पैसे को निकाल सकते हैं 2 साल के बाद, जब SIP लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने का 2 साल के बाद निकाल सकते हैं मेरे भाई पैसा। क्लियर। नेक्स्ट मेरे दोस्त, RBI ने सिटी बैंक, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एंड GM फिन होम लोन इसके ऊपर पेनल्टी लगाई है। मैं पर्पस नहीं पढ़ाऊंगा, पर्पस तुम लोग पढ़ोगे, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे पे थोड़ा टाइम कम है, क्योंकि मैं ये सेशन कर रहा हूं रिकॉर्ड। ओके,
और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 7:06। मैं आपको हकीकत बताऊं, और मैं थोड़ा टाइम से ऊपर हो चुका हूं, तो मैंने टाइमिंग 7:15 करा रखी है, क्योंकि मैं घर पे हूं नहीं हूं, मैं घर से बाहर हूं, बट मैं क्लास मिस नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने पीपीटी बना ली थी मेरे भाई। पीपीटी भी सुबह तक बन गई थी, सब चीज बन गई थी, मैं घर तक पहुंच नहीं सकता था, थोड़ा डिस्टेंस पे था। तो मैंने सेटअप वेटअप मेरे भाई वहीं पे मैंने कहा चलो यार क्लास पहले ले लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट अपना ये दिन नहीं मेरे दोस्त हल्का जाएगा, ऐसा ना लगे बच्चों को अरे यार मास्टर तो उल्लू बना गया, और सैटरडे को तो बड़े बड़े वादे कर रहा था, और मंडे को मेरे भाई खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो वाला हिसाब है। तो आपको पता था एमसीक्यू में सेट करके रखे थे, सारी चीजें रखी थी, बट मैं थोड़ा डिस्टेंस पे हूँ मेरे भाई, इसलिए मैं क्लास बोर्ड से भी नहीं ले पाए, और ना ही मैं उस तरीके से ले पाए जिस तरीके से आप लोग उम्मीद कर रहे थे। बट मेरा पर्पस जो है कि एटलीस्ट कंटेंट तो आप तक पहुंचे, कल हम लोग इसको और बेहतर तरीके से रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो इस वाली न्यूज को कल मैं एमसीक्यू में रिवाइज कराऊंगा, अभी मैं इतना बता दे रहा हूं कि सिटी बैंक और इनके ऊपर पेनल्टी कितनी कितनी लगी थी। असल में जो सिटी बैंक है उसके ऊपर 39 लाख रुपए की पेनल्टी लगी थी। ओके, 39 लाख रुपए की पेनल्टी। आरबीआई ने 6.2 लाख रुपीस की पेनल्टी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के ऊपर लगाई है। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के ऊपर क्यों पेनल्टी लगाई है अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे। जेएम फाइनेंशियल होम लोन के ऊपर 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी यहां पर लगाई गई, 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी। ठीक है, ये पर्पस हम लोग कल पढ़ेंगे। सेबी ने 10 लाख की पेनल्टी लगाई है एक्सिस सिक्योरिटी के ऊपर, जो स्टॉक ब्रोकर्स रूल है उनको वायलेट करने के चलते। असल में ये था कि जो इम्प्रॉपर हैंडलिंग की इन्होंने क्लाइंट के फंड की, या फिर जो रिपोर्टिंग डिस्क्रिपियंसीज है मेरे भाई। अच्छा जी, विनियामक प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रही, जिसमें रिपोर्टिंग विसंगतियां और क्लाइमेट फंड का अनुसूचित संचालन शामिल है, उसके चलते यहां पर एक्सेस सिक्योरिटीज के ऊपर 10 लाख की पेनल्टी लगाई गई मेरे भाई। ओके, सेबी के द्वारा एक्सेस सिक्योरिटी। मायाधर राउत साहब का निधन हो गया, इनको फादर कहा जाता था उड़ीसी डांस का, 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ, पद्मश्री अवार्डी है ये। ठीक है, मायाधर राउत, ओके, इंडियन क्लासिकल उड़ीसी डांसर, कोरियोग्राफर, गुरु, इनका निधन हो गया। और इनका जो रोल रहा है उड़ीसी को मेरे भाई क्लासिकल शस्त्र बेस्ड स्टेटस दिलाने में, उसके लिए भी इनको जाना जाता है। पद्मश्री अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया, फादर ऑफ ओडिसी डांस। गौतीपुआ एक डांस है, उसको इन्होंने प्रेजेंट किया था फर्स्ट टाइम स्टेज पे 1944 में मेरे भाई। तो ये भी पूछा जा सकता है गौतीपुआ डांस के बारे में। तो गौतीपुआ एक ट्रेडिशनल डांस है उड़ीसा का, जहां पर जो यंग बॉयज होते हैं वो खुद को एज अ वीमेन मेरे दोस्त तैयार करते हैं और परफॉर्म करते हैं। ओके, आई होप क्लियर होगा। कला विकास जो केंद्र है उसके ये फाउंडिंग मेंबर रहे थे, जो कि इंडिया का फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जहां पर उड़ीसी मेरे दोस्त पढ़ाई जाती थी। ओके, तो ये बेसिक बेसिक बातें आई होप आपके क्लियर होंगी मेरे दोस्त, समझ में आया होगा, सेशन बढ़िया लगा होगा। ओके, तो ये रहा ओवरऑल सेशन, आई होप बढ़िया लगा हो आप लोगों को। बाकी आप लोग मेरे भाई वॉरियर प्रो, बैंक महापैक, ये सब ज्वाइन कर सकते हैं, Y168 आप कोड लगा सकते हैं। वॉरियर प्रो बैच में मेंस स्पेशल बैच आपका मार्च में शुरू होने वाला है, तब तक आप सारथी से फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, मंथली करंट अफेयर्स से मेरे भाई करंट अफेयर्स कर सकते हैं। ओके, आज हम लोग सारथी की क्लास करेंगे, कैपिटल मार्केट उसमें पढ़ेंगे। बाकी टेस्ट गुरु जरूर इनरोल कर लीजिए जो एसबीआई क्लर्क के लिए जा रहा है। इसमें एसबीआई क्लर्क के मेरे दोस्त प्री के मेंस के, एसबीआई पीओ प्री के मेंस के टेस्ट, आरबीआई गवर्नमेंट स्कीम स्टेटमेंट बेस्ड टेस्ट, ये स्पेशल टेस्ट सीरीज जीए गुरु जो है ना, ये मतलब वो जीए गुरु से ही नाम बना है इसका, टेस्ट गुरु। ये स्पेशली सिर्फ एसबीआई पीओ क्लर्क के जीए सेक्शन के लिए है। ओके, जीए सेक्शन के लिए वो आपको प्री के टेस्ट दिख रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है। इसमें आप ये याद रखना, ये देखो ये आपको जो दिख रहा है ना 15 टेस्ट दिख रहा है, ये 15 पे मेरे भाई मेहनत वाले 15 हैं ये। एसबीआई क्लर्क प्री के मेरे दोस्त 6 टेस्ट एसबीआई लाइव हो चुके हैं, या 5 टेस्ट लाइव हो चुके हैं, यहाँ पर 5 टेस्ट सारे लाइव हो चुके हैं। जाइए Y168 कोड लगाइए, ऑफर प्राइस 199 है, इसको एनरोल कर लीजिए। बाकी आप वॉरियर प्रो भी ले सकते हैं, इस पे भी ऑफर चल रहा है मेरे दोस्त। बैंक महापैक भी ले सकते हैं, इस पे भी ऑफर चल रहा है, ट्रिपल वैलिडिटी आ रखी है, Y168 कोड लगा सकते हैं। आई होप आपको सेशन बढ़िया लगा होगा मेरे दोस्त, थोड़ा फास्ट लगाए, बट नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे मेरे भाई कल, यानी इसको और बढ़िया तरीके से एक बार रिवीजन करेंगे एमसीक्यू में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों।